हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे हम लोग 2 मार्च 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और टेलीग्राम का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं आप सभी लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी फ्री क्लासेस के अपडेट आपको वहीं पर मिलते रहेंगे। ध्यान रखिए, मार्च मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस महीने में बहुत सारी फ्री क्लासेस भी मैं लेकर आ रहा हूं आने वाले एसएससी एग्जाम के लिए। तो अगर आप उन सभी क्लासेस को करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर ही उसके अपडेट्स आपको मिलेंगे। शुरुआत करते हैं आज का वीडियो और पहला क्वेश्चन है आज का। अभी हाल ही में ये कौन सा देश है जिसने पहली बार चंद्रमा की जांच के लिए टिनी रोबोट भेजने का फैसला किया है? तो ये देश है मैक्सिको। मैक्सिको ने फैसला लिया है कि मैक्सिको टिनी रोबोट भेजेगा कहां पर? मून पर। मतलब ये काफी छोटे साइज के रोबोट होंगे और ऐसे टोटल 5 रोबोट भेजे जाएंगे मैक्सिको के द्वारा। ये सभी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होंगे रोबोट, और इस टेक्नोलॉजी को नैनो टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इन सभी रोबोट को मैक्सिको की नेशनल ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया गया है। और आपको यहां पर एक चीज बता दूं, इन सभी को यूनाइटेड लॉन्च अलायंस वल्कन रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और एक और फैक्ट, पिछले 50 सालों में अमेरिका के द्वारा कोई भी स्पेसक्राफ्ट मून पर नहीं भेजा गया है। तो ये पूरे 50 साल बाद ऐसा होगा जब अमेरिका मून पर कोई भी रॉकेट भेज रहा है, ठीक है, स्पेसक्राफ्ट भेज रहा है। मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिको सिटी, चाइना की कैपिटल बीजिंग, रशिया की कैपिटल मॉस्को और भारत की आपको पता ही है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सा राज्य या यूनियन टेरिटरी की पुलिस है जिसके द्वारा अभी हाल ही में अनुभूति और ई चिट्टा को लॉन्च किया गया है? ये दोनों डिजिटल इनिशिएटिव है, तो इसको दिल्ली पुलिस के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। अब देखिए इसमें अनुभूति क्या है। अनुभूति एक तरीके का फीडबैक सिस्टम है जिसमें क्यूआर कोड स्कैन करने का ऑप्शन दिया गया है। अब देखिए, अगर आपको दिल्ली पुलिस को फीडबैक देना है तो आप अनुभूति नाम के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाइए। वहां पर आपको क्यूआर कोड स्कैन करने का ऑप्शन दिया जाएगा। आप क्यूआर कोड स्कैन करिए और आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। आप उसमें दिल्ली पुलिस की सर्विस के लिए उनको फीडबैक उनका दे सकते हो। साथ में आपकी सारी डिटेल्स भी दिल्ली पुलिस के सर्वर पे चली जाएंगी। उनको पता लगेगा कि आपने कैसा फीडबैक दिया है। दूसरी चीज, यहां पर जो ई चिट्टा पोर्टल है, ये एक तरीके की वेबसाइट है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप दिल्ली पुलिस से कम्युनिकेट कर सकते हो। ये 2 वे कम्युनिकेशन होगा। इस पोर्टल में आप लॉग इन कर सकते हो, आपका एक अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आप दिल्ली पुलिस की मदद के लिए कभी भी अगर आपको जरूरत पड़ती है, कहीं पर मान लीजिए कोई वारदात हो जाए, तो आप दिल्ली पुलिस को यहां पर अपडेट कर सकते हो ई चिट्टा पर जाकर। तो दिल्ली पुलिस ने ये दोनों जो डिजिटल इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं, अनुभूति और ई चिट्टा, इसका मेन मोटो यह है कि दिल्ली के नागरिकों के साथ बेहतर संपर्क साधा जाए और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया जाए। और दिल्ली में इस टाइम पे अरविंद केजरीवाल की सरकार है, यहां के गवर्नर हैं अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सी भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी हाल ही में मॉस्को में आयोजित हुई वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, ये भारतीय खिलाड़ी हैं। इनका नाम है सादिया तारिक। क्या नाम है? सादिया तारिक। और ये कहां से बिलोंग करती हैं? ये श्रीनगर से बिलोंग करती हैं। इनकी उम्र मात्र 15 साल है और इन्होंने अभी हाल ही में रशिया के मॉस्को में हुई जूनियर वुशु टूर्नामेंट में भारत के लिए गोल्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम फर्स्ट इंडियन टू विन सिल्वर मेडल इन पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप इन दुबई? अभी हाल ही में दुबई में आयोजित करी गई थी पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप, मतलब तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसमें पहली ऐसी भारतीय कौन बन गई हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है भारत के लिए? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, ये हैं पूजा जात्यान। ये भारत के लिए रजत पदक अभी हाल ही में जीत के आई हैं। पूजा जात्यान भारत में रुड़की से बिलोंग करती हैं। कहाँ से? रुड़की से। और सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने, तो जाहिर सी बात है ये फाइनल में इन्हें डिफीट किया है किसी ने। तो इनको डिफीट करने वाली खिलाड़ी का नाम क्या है? इनका नाम है पैत्रिली विंसेंजा। क्या नाम है? पैत्रिली विंसेंजा। अगला क्वेश्चन भी स्पोर्ट से ही है। ये आज के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। अभी हाल ही में ये कौन से टेनिस खिलाड़ी हैं जो कि वर्ल्ड्स नंबर 1 मेंस एटीपी टेनिस रैंकिंग में टॉप कर गए हैं? तो ध्यान रखिए, दुनिया के एटीपी टेनिस रैंकिंग में नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं डेनियल मेदवेदेव। कौन है ये? डेनियल मेदवेदेव।
और इनसे पहले नोवाक जोकोविक नंबर 1 पे थे। इन्होंने नोवाक जोकोविक को पछाड़ते हुए खुद का स्थान नंबर 1 पे सेट कर दिया है। पिछले कुछ टूर्नामेंट में डेनियल मेदवेदेव रनर अप के तौर पर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ टाइम से इन्होंने कई सारे टाइटल्स भी जीते हैं और जोकोविक को पछाड़कर ये नंबर 1 पे आ गए हैं। मेदवेदेव रशिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरी दुनिया के ये 27वें ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने एटीपी टेनिस रैंकिंग में नंबर 1 रैंक हासिल करी है। और इतना ही नहीं, अगर केवल रशिया के अंदर बात करें तो रशिया के तीसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि एटीपी टेनिस रैंकिंग में नंबर 1 पे आए हैं। अगला क्वेश्चन है, कोचीन एयरपोर्ट के द्वारा 12 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा कौन सी जगह पर? तो बहुत ही जल्द कोचीन एयरपोर्ट के द्वारा इसको स्थापित किया जाएगा कन्नूर में। कहाँ पर? कन्नूर। और कन्नूर बेसिकली ये पायनूर के पास पड़ता है, जहां पर कोचीन एयरपोर्ट के द्वारा एक नया सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसकी कैपेसिटी से आपको समझ आ रहा होगा, काफी बेहतर कैपेसिटी का यह पावर प्लांट है जो कि स्थापित किया जाएगा। आपको याद होगा, मैंने पिछले साल के करंट अफेयर में आपको पढ़ाया था, कोचीन एयरपोर्ट ऐसा एयरपोर्ट है जो कि पूरी दुनिया का पहला फुल्ली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी एयरपोर्ट है। मतलब पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो कि पूरे तरीके से सोलर एनर्जी से चलाया जा रहा है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलाया जा रहा है, ठीक है। और इसका उद्घाटन किया जाएगा चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन के द्वारा। 6 मार्च को इस सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन होने जा रहा है। कब? 6 मार्च को। इस पूरे सोलर पावर प्लांट को 35 एकड़ जमीन में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इस बार साल 2022 में जन औषधि दिवस सप्ताह हम लोग कब से कब तक मना रहे हैं? तो इस सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है कल से। इस बार जन औषधि दिवस सप्ताह हम लोग 1 से लेकर 7 मार्च तक मनाएंगे। और जन औषधि दिवस कौन से दिन मनाते हैं? ये 7 मार्च को मनाते हैं। तो 7 मार्च को इसका समापन किया जाएगा। इस बार 2022 की इसकी थीम है जन औषधि जन उपयोगी। देखिए, इस सप्ताह को मनाने के पीछे का मेन मोटो ये है कि सरकार के द्वारा जो मेडिसिन प्रोवाइड करी जा रही हैं जन औषधि परियोजना के तहत, वो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पर दी जा रही हैं लोगों को जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो आप सरकार के द्वारा जो मेडिसिन प्रोवाइड करी जा रही हैं जन औषधि परियोजना में, उसको आप काफ़ी कम रेट्स में ले सकते हो। तो उसके प्रमोशन के लिए इसको मनाया जा रहा है पूरे भारत भर में, और इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के द्वारा। और इसकी थीम ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे हम लोगों ने कौन से दिन मनाया है? इसको हिंदी में शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। कब? कल के दिन हम लोगों ने इसको मनाया। इस बार की इसकी थीम थी 2022 की, रिमूव लॉज दैट हार्म, क्रिएट लॉज दैट एम्पायर। मतलब यह है, ऐसे कानून जो कि नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें खत्म किया जाए और ऐसे कानून बनाए जाए जो कि हमें सशक्त करें। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे हर साल 1 मार्च को इस वजह से मनाया जाता है कि हम लोग आपस में किसी भी तरीके का भेदभाव ना रखें, ना ही जाति के आधार पर, ना ही धर्म के आधार पर, ना ही लिंग के आधार पर, बर्थ प्लेस के आधार पर, किसी भी तरीके का, ना ही रेस के आधार पर, मतलब काले गोरे के भेद के आधार पर, किसी भी तरीके का हम भेदभाव ना बनाएं। हम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को जाने, ब्रदरहुड को, भाईचारे के साथ हम रहें। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बिकम फर्स्ट टू ऑथराइज द यूज ऑफ प्लांट बेस्ड कोविड वैक्सीन? दुनिया में ये पहला ऐसा कौन सा देश बन गया है जिसने पौधों से बने हुए कोविड वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है? तो ये है कनाडा। कनाडा एक ऐसा देश बना है जिसने कोविड वैक्सीन्स जो कि प्लांट से बनाए जाएंगे, पौधों की मदद से बनाए जाएंगे, इसको अप्रूव कर दिया है पूरे देश के अंदर। और कनाडा में कैनेडियन सरकार ने 18 से लेकर 64 वर्ष तक के बीच के सभी एज के लोगों के लिए इसको अप्रूवल दे दिया है। एक कंपनी है जिसका नाम है मेडिकागो इनकॉर्पोरेशन कंपनी। उस कंपनी ने अभी तक इस कोविड वैक्सीन के 20 मिलियन डोज के ऑर्डर भी दे दिए हैं और ये 2 डोज वैक्सीन है, इसके 2 डोज लगेंगे। कनाडा की कैपिटल है ओटावा, चाइना की कैपिटल है बीजिंग, रशिया की कैपिटल मॉस्को एंड भारत की नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत और दक्षिण एशिया के नए हेड के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है ट्विटर के पब्लिक पॉलिसी प्लेटफॉर्म की तरफ से? तो ट्विटर ने अपना पब्लिक पॉलिसी हेड बनाया है भारत और साउथ एशिया में किसको? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है समीरन गुप्ता।
ये बने हैं नए पब्लिक पॉलिसी हेड इन इंडिया एंड साउथ एशिया। ट्विटर की स्थापना साल 2006 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। और आपको याद होगा अभी 4 महीने पहले ही ट्विटर ने नया सीईओ अपना अपॉइंट किया है। किसको? ये भारतीय मूल के हैं, पराग अग्रवाल। कौन है? पराग अग्रवाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि अभी 4 महीने पहले ही पराग अग्रवाल अपॉइंट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक पहला ऐसा मल्टीलैटरल एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन बन गया है जिसने अभी अपना ऑफिस कहां पर खोला है। तो ये शहर है कौन सा? ये है गांधीनगर। आपको याद होगा करीब 6 महीने पहले मैंने आपको करंट अफेयर में बताया था कि गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी की स्थापना करी गई है। यहां पर गिफ्ट का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक्नोलॉजी सिटी। तो गुजरात के गिफ्ट सिटी के अंदर, गांधीनगर में गिफ्ट सिटी के अंदर न्यू डेवलपमेंट बैंक पहली ऐसी दुनिया की मल्टीलैटरल एजेंसी बन गई है जिन्होंने अपना ऑफिस खोला है। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में करी गई थी और इसकी स्थापना ब्रिक्स के द्वारा करी गई थी। ब्रिक्स एक ग्रुप है, आपको पता ही है, जिसमें बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी और ब्रिक्स के द्वारा पिछले साल ही अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक के इन 5 सदस्यों को $1 बिलियन की धनराशि दी गई थी कोविड पैंडेमिक से उभरने के लिए। मतलब टोटल 5 बिलियन की धनराशि दी थी ब्रिक्स ने। और ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर है संघाई। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में क्लेम किया है कि ये दुनिया का एक ऐसा देश है जिसने अपने इकलौते रॉकेट लॉन्ग मार्च 8 से सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करी है या सबसे ज्यादा स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए हैं? तो ये है चाइना। चाइना ने अभी हाल ही में दावा किया है कि चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्ग मार्च 8 जो इनका रॉकेट है, सिर्फ इस एक रॉकेट से इन्होंने टोटल 22 सैटेलाइट लॉन्च करी हैं अभी तक। और इन सभी सैटेलाइट को इन्होंने वेनचांग स्पेसक्राफ्ट लॉन्चिंग पैड से लॉन्च किया है जो कि चाइना के हैनान में पड़ता है। कहां पर? हैनान में। और आपको बता दूं, इसके अलावा चाइना ने एक और रिकॉर्ड दर्ज करा दिया है। साल 2021 जो निकल गया, इस पूरे साल में सबसे ज्यादा सैटेलाइट दुनिया में अगर किसी देश ने लॉन्च करी है तो वो भी चाइना है। टोटल 55 सैटेलाइट इन्होंने 2021 में लॉन्च करी है और जिसमें से लॉन्ग मार्च 8 से 22 सैटेलाइट लॉन्च करी है। चाइना में इस टाइम पे शी जिनपिंग की सरकार है, भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है, यूएस में जे बिडेन की सरकार है और रशिया में व्लादिमीर पुतिन की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी हाल ही में मेंस सिंगल टाइटल जीता है मैक्सिकन ओपन टाइटल में? तो मैक्सिकन ओपन टाइटल में पुरुषों का एकल खिताब इस बार जीता है किसने? राफेल नडाल ने। नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं और इन्होंने इस बार हराया ब्रिटेन के नंबर 1 खिलाड़ी कैमरून नूरी को। किसको? कैमरून नूरी को हराकर इन्होंने जीता है। और नडाल ने ये पहली बार मैक्सिकन ओपन नहीं जीता है, इन्होंने चौथी बार मैक्सिकन ओपन जीता है। आपको पता है मैक्सिकन ओपन जो है इसको कैपल्को टाइटल के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं? ऐसे लिखेंगे, कैपल्को टाइटल, जिसमें ए साइलेंट है, कैपल्को टाइटल इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है सोनी रामाधीन। क्या नाम है? सोनी रामाधीन। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ये क्या थे? बेसिकली एक्टर थे, क्रिकेटर थे, फुटबॉल प्लेयर थे या टेनिस खिलाड़ी थे? ये क्रिकेटर थे। और ख़ास बात यह है कि ये भारतीय मूल के थे, लेकिन ये क्रिकेटर कहाँ के थे? वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर थे और ये स्पिनर थे। इन्होंने अपना डेब्यू किया था 1950 में और 1960 में इन्होंने अपना आखिरी मैच खेला था। ठीक है, तो 1950 से 60 के दशक में सबसे बेहतरीन स्पिनर्स में भी इनका नाम आता है। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। आप सभी लोग ध्यान रखिए, कल भी मैंने आपको बताया था, आज है 2 मार्च और आज से करंट अफेयर का मेरा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, कंप्लीट करंट अफेयर ऑफ लास्ट 1 ईयर। इस कोर्स में मैं आपको पूरे 1 साल के पिछले करंट अफेयर पढ़ाने जा रहा हूं। तो अगर आपके लिए करंट अफेयर परेशानी का सबब बना हुआ है तो आप इन सभी एग्जाम्स के लिए इस एक बैच को ज्वाइन कर सकते हो जो कि आज से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच की टाइमिंग डेली सुबह 10 बजे रहा करेगी। इसमें 40 क्लासेस 90 मिनट की मैं ले रहा हूं। इस बैच को आप अनअकैडमी प्लस में ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, फिर से एक बेस्ट ऑफर आ गया है, इसको आप अवेल कर सकते हो जो कल नहीं था,
ये ऑफर ये है कि अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं वरुण777, तो इसकी मदद से आपको, अगर आप कम से कम 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। इसके अलावा 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिलेगा, जिसमें से 10% बाय डिफॉल्ट मिलेगा, 5% आप अपने क्रेडिट पॉइंट का यूज करके ले सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना बड़ा आपका फायदा है। ये सारी चीजें आप अवेल कर सकते हो, और ये जो ऑफर है इसके लिए कोई पर्टिकुलर पीरियड नहीं है, ये कभी भी खत्म हो सकता है कल खत्म हो जाए, हो सकता है परसों खत्म हो। फिलहाल आज ये बैच स्टार्ट हो रहा है, आप इसको पहली क्लास से ही अवेल करिए, मैं आपको ये कहूँगा। आने वाले जितने भी इस साल के एग्जाम हैं, कहीं पर भी आप डिफीट नहीं खाएंगे, गच्चा नहीं खाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड द बुक। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस बैच का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप डायरेक्ट इस बैच के लिंक पे क्लिक करके भी एनरोल कर सकते हो खुद को, और सुबह 10 बजे से आज क्लास अटेंड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड द बुक, जिसका नाम है द मिलेनियल योगी। अभी हाल ही में द मिलेनियल योगी नाम की पुस्तक लॉन्च हुई है। इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया है? इसको लिखने वाले हैं राइटर दीपम चटर्जी। पश्चिम बंगाल बेस्ड राइटर हैं और एक्स आर्मी कैप्टन हैं। इनके द्वारा ये जो किताब लिखी गई है, ये जयशंकर प्रसाद के ऊपर लिखी गई किताब है। ये किताब बताती है जयशंकर प्रसाद के राइज के बारे में, किस तरीके से एंटरप्रेन्योर के रूप में पहले उनका उदय हुआ, उसके बाद वो एक रहस्यमयी साधु रहे, एक अच्छे दोस्तों में भी उनकी गिनती होती थी। तो जयशंकर प्रसाद के ऊपर लिखी गई ये किताब है। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे, और हाँ, वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो लाइक का बटन एक बार जरूर दबा दीजिए, ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो।